अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ चैप्टर के आर्टिकल 7.3 पे अपनी बात का आगाज़ करेंगे। आर्टिकल 7.3 जो है वो इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हवाले से है, लेकिन आज के टॉपिक में अभी इंटरनल एनर्जी पे और वर्क वगैरह पे ज़्यादा हमारी गुफ्तगू होगी और उसके बाद नेक्स्ट अगले आर्टिकल में फिर जाके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उस पर तफसीली बात होगी। आर्टिकल के आगाज़ में उसने आपको कुछ बुनियादी चीज़ें जो आपको पहले समझ में होना ज़रूरी हैं वो समझाई हैं। आपकी बुक में ये बयान किया गया है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि सम क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मादे की कुछ मकदार अपने अंदर रखता है, वो यकीनन अपने अंदर एनर्जी की कुछ मकदार भी ज़रूर रखेगा। यानी कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मादे की कुछ मकदार मौजूद है, या यूं कह लें कि जो मादे की कुछ मकदार पर मुश्तमिल है, यकीनन उसके अंदर एनर्जी की कुछ मकदार भी ज़रूर मौजूद होती है। अब ये जो एनर्जी उस सिस्टम के अंदर पाई जाती है वो आमतौर पे दो किस्म की एनर्जीज़ का मजमुआ होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम के अंदर किस वजह से होती है, तो उसके बारे में भी आगे बयान किया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी उस सिस्टम के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल मीन यानी अगर वो एटम्स पर मुश्तमिल है तो एटम्स, या अगर वो मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल है तो मालिक्यूल्स, या आयंस पर मुश्तमिल है तो आयंस वगैरह जो भी हैं, उन पार्टिकल्स की ये जो तीन किस्म की मूवमेंट होती है, चाहे वो ट्रांसलेशनल यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहे हों, चाहे वो रोटेशनल यानी कि जिसको सर्कुलर मूवमेंट भी कहते हैं, चाहे उस तरह मूव कर रहे हों, चाहे वो वाइब्रेशनल मोशन जिसको उर्दू में थरथराना या अंग्रेजी में टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, जैसे पेंडुलम की हरकत होती है। तो इस तरह किसी भी टाइप की मूवमेंट अगर पार्टिकल्स के अंदर पाई जाती है तो उसकी वजह से जो एनर्जी उस सिस्टम के अंदर होगी वो काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में किस बुनियाद पे होती है, तो उसके बारे में भी आगे वजाहत की गई है कि पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। कि पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम के अंदर पाए जाने वाली ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी तमाम किस्म की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से जो एनर्जी सिस्टम के अंदर है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब सवाल ये है कि ये जो तमाम किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस का वो जिक्र कर रहा है, इससे कौन कौन सी यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस मुराद ली जाएंगी, तो इससे हम मुराद लेंगे ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। क्योंकि बॉन्ड भी अगर आपको याद हो तो छठे चैप्टर की पहली ही लाइन में हमने ये पढ़ा था कि बॉन्ड भी बेसिकली एक फोर्स का नाम ही होता है। तो तमाम किस्म के जो बॉन्ड्स पार्टिकल्स के दरमियान पाए जाते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है या किसी भी तरह का यानी कि बॉन्ड जो पाया जाता है पार्टिकल्स के दरमियान, या फिर अगर वांडरवाल किस्म की फोर्सेस पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद हैं, जैसे कि डाइपोल डाइपोल हो गई या लंदन फोर्सेस वगैरह हो गई या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो गई, ये आम रूटीन में पाई जाने वाली जो वीक फोर्सेस होती हैं जिनको हम वांडरवाल फोर्सेस कहते हैं। तो चाहे इस तरह की फोर्सेस हों, चाहे वो कोई बाकायदा बॉन्ड्स हों पार्टिकल्स के दरमियान, तो इनकी वजह से जो एनर्जी सिस्टम के अंदर है उसे हम साइंस की ज़ुबान में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बयान करते हैं। तो यही चीज़ आपकी बुक में भी बयान किया गया है कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इनमें शामिल हैं तमाम किस्म के बॉन्ड्स और वांडरवाल फोर्सेस वगैरह जो कि पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाती हैं। अब यहाँ से फिर अगर आप इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करना चाहें कि फिर इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ हुई, तो अब यहाँ से बाकायदा डेफिनेशन आपकी बुक में उसने समझे कि एक किस्म की बयान कर दी हुई है, जिसको आप एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी यानी कि कंसिडर कर सकते हैं कि जनाब इंटरनल एनर्जी फिर क्या चीज़ हुई। तो वो इंटरनल एनर्जी के हवाले से वो बता रहा है कि टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज या ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज जो कि पॉसिबली हद तक उस सिस्टम के अंदर
मौजूद होती हैं, यानी तमाम मुमकिना किस्म की जो एनर्जीज उस सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं, उन सब का टोटल, उन सब का सम, उन सब का मजमुआ जो है वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाता है, जिसको अलामती तौर पे कैपिटल ई से हम बयान करते हैं। और द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा ई इज ए स्टेट फंक्शन। अगर इंटरनल एनर्जी को आप कैपिटल ई से ज़ाहिर करते हैं तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जिसको डेल्टा ई हम कहते हैं, वो यानी कि चेंज के लिए अलामत इस्तेमाल होती है डेल्टा की, और ये एक स्टेट फंक्शन होता है। जैसे आपने पीछे देखा कि टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, वहीं हमने मिसालों में इंटरनल एनर्जी का जिक्र भी पढ़ा था और हमने एंथैल्पी वगैरह का जिक्र भी पढ़ा था कि ये सारे स्टेट फंक्शन है, यानी इनसे हमें सिस्टम की स्टेट के बारे में मालूमात जो है वो हासिल होती है। तो लिहाजा इंटरनल एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली तमाम मुमकिना किस्म की एनर्जीज के मजमूए को कहते हैं। अलामती तौर पे इसको कैपिटल ई कहा जाता है, और जो डेल्टा ई है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसे हम साइंस की जुबान में कहते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है, यानी इससे हमें सिस्टम की स्टेट के बारे में मालूमात मुहैया होती है। आगे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बयान की गई है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, बट इट इज ऑफन पॉसिबल to measure the value of delta E for a change in the state of system। यानी इसका मतलब है कि हम किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि पूरी पूरी वैल्यू, मुकम्मल वैल्यू जो है वो तो इतनी आसानी से मालूम नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि जैसा कि आपने डेफिनेशन में अभी देखा कि जो इंटरनल एनर्जी है वो मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज का सम होती है, लिहाजा आपको तमाम किस्म की, तमाम मुमकिना किस्म की एनर्जीज जो हैं वो पूरी पूरी अगर मालूम होंगी तो फिर ही आप उनकी मदद से इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो है वो बयान कर सकते हैं। लेकिन वो चूंकि आसान नहीं है, इजी नहीं है कि हम किसी सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली तमाम मुमकिना किस्म की जो एनर्जीज हैं वो बिल्कुल पूरी पूरी दुरुस्तगी के साथ फाइंड कर सकें, इसलिए वो आपको इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि एक मुकम्मल पूरी पूरी वैल्यू इंटरनल एनर्जी की जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन इतना हम कर सकते हैं कि जब भी किसी सिस्टम की स्टेट बदलती है, यानी कि उसकी हालत में तब्दीली रूनमा होती है, तो उससे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है, जिसको हम डेल्टा ई कहते हैं, वो बहरहाल जो है वो हम फाइंड कर सकते होते हैं। अब सवाल ये है कि हम डेल्टा ई कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले आर्टिकल में जाके आप इसको मैथमेटिकली देखेंगे कि डेल्टा ई जो है वो किस चीज़ को कहते हैं और वो यानी कैसे जो है वो मालूम की जाती है मैथमेटिकली। उसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ बात का रुख मोड़ा गया है कि देर आर टू फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू और फ्रॉम ए सिस्टम, कि किसी सिस्टम से बाहर की तरफ या बाहर से सिस्टम की तरफ एनर्जी की मुंतकली, एनर्जी की जो ट्रांसफ़र है वो दो तरह से होती है, या उसके दो मुमकिन तरीके हैं। एक है जिसको हम हीट कहते हैं और दूसरा है वर्क। तो हीट और वर्क ये दो ऐसे तरीके हैं कि जिनके ज़रिए किसी सिस्टम से बाहर की तरफ या बाहर से सिस्टम की तरफ एनर्जी का जो है वो तबादला रूनमा हो सकता है। अब सबसे पहले हीट पे बात जो है वो थोड़ी सी बयान की गई है। वो कह रहे हैं कि हीट जो है वो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी हीट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, कि हीट किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है कि हीट कोई ऐसी शय नहीं है कि जिसको आप एक खासियत के तौर पे या खसूसियत के तौर पे कंसिडर करें। हीट किसी सिस्टम में मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे उसको हीट मिलती जाएगी, या यूं कह लें कि जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा वैसे वैसे उसको हीट मिलती जाएगी, और अगर आप नहीं गर्म करेंगे तो वो अपनी उसी कैफियत में मौजूद रहेगा। इसलिए हीट जो है ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी खसूसियत नहीं है कि जिससे आपको कोई बहुत मालूमात किसी सिस्टम के बारे में जो है वो हासिल हो सके। तो जो चीज़ किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है वो यकीनन फिर एक स्टेट फंक्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि उससे आपको सिस्टम की स्टेट के बारे में
को मालूमात ही हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेट फंक्शन तो हम उसको कहते हैं ना जो सिस्टम की स्टेट के बारे में मालूमात दे। तो जो आपको सिस्टम की स्टेट के बारे में कोई मालूमात नहीं दे सकती चीज़, उसको हम एक स्टेट फंक्शन भी नहीं कह सकते। इसलिए उसने लिखा कि हीट जो है वो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए ये एक स्टेट फंक्शन भी कंसिडर नहीं की जा सकती। अब हीट को बाकायदा अगर डिफाइन करना हो तो वो फिर अब यहाँ पे बयान किया गया है, जिसको कि एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। तो वो डिफाइन कर रहे हैं आपकी बुक में कि हीट क्या चीज़ है, कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की वो मिकदार। ये आप समझ लें कि ये मैं एक बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ, इसकी मदद से आप बात को आसानी से समझ सकते हैं। इधर वाले हिस्से को मैं कह सकता हूँ कि ये सिस्टम है, और इधर वाला हिस्सा जो है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग वगैरह के बारे में प्रीवियस आर्टिकल में आप पढ़ चुके हैं। तो हीट के बारे में वो कहता है कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि जब सिस्टम और सराउंडिंग के माबैन टेम्परेचर के फर्क की वजह से, ठीक है जी, वो कहता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के माबैन टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जब सिस्टम की स्टेट में कोई तब्दीली रूनमा होती है, तो एनर्जी की जितनी मिकदार बाउंड्री में से गुजर के आर पार फ्लो करती है। आर पार फ्लो करने का मतलब यह है कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी की जितनी मिकदार इस बाउंड्री में से गुजर के फ्लो करेगी। कब फ्लो करेगी? जब सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस रूनमा होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जब डिफरेंस रूनमा होगा तो उससे एनर्जी की जितनी मिकदार बाउंड्री के आर पार फ्लो करेगी, यानी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, तो हम एनर्जी की उस मिकदार को केमिस्ट्री की ज़ुबान में या साइंस की ज़ुबान में हीट कहते हैं। तो अंग्रेजी में उसने यानी इसको यूं फिर बयान कर दिया है कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की वो मिकदार दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, कि जो किसी सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस का मतलब आर पार फ्लो करती है। कब फ्लो करती है? ड्यूरिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट, जब सिस्टम की स्टेट में कोई तब्दीली रूनमा होती है। किस वजह से होती है? ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि जब सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस की बुनियाद पे किसी सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस की बुनियाद पे जब सिस्टम की स्टेट में कोई तब्दीली रूनमा होती है, तो उस वक्त एनर्जी की जितनी मिकदार उस बाउंड्री के अक्रॉस यानी आर पार फ्लो करेगी, सिस्टम से बह के सराउंडिंग की तरफ जाएगी या सराउंडिंग से बह के सिस्टम की तरफ जाएगी, तो उस एनर्जी की मिकदार को हम साइंस की जुबान में हीट कहते हैं। हीट जो है वो कहता है कि इसको आपने अगर अलामती तौर पे ज़ाहिर करना हो तो वो आप ये स्मॉल क्यू जो है इसकी अलामत से इसको ज़ाहिर करते हैं। चाहे वो हीट इवॉल्व यानी कि जज़ब हो, चाहे वो इवॉल्व यानी कि खारिज हो, चाहे वो एब्जॉर्ब यानी कि जज़ब हो। तो चाहे खारिज हो रही है या जज़ब हो रही है किसी भी सिस्टम में से, उसको अलामती तौर पे हम क्यू जो है उससे ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ जिस पे अभी बात हुई थी वो है वर्क, कि यानी वर्क भी एक ऐसी शक्ल है कि जिससे एनर्जी का तबादला होता है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। तो वर्क जो है उसका थोड़ा सा जिक्र फिजिक्स में भी मिलता है कि वर्क इज आल्सो ए फॉर्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ, या यूं कह लें कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, वर्क की शक्ल में भी एनर्जी का तबादला जो है वो रूनमा होता है। और वर्क जो है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, ये फिजिक्स में भी हम बयान करते हैं। फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इनके प्रोडक्ट को जो है वो वर्क कहा जाता है। और अलामती तौर पे हम इसको एफ ज़रब एस लिखते हैं। एफ से मुराद फोर्स है और एस से मुराद डिस्टेंस है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। वर्क जो है वो मतलब चूंकि एनर्जी की ही एक हमने अभी पढ़ा कि वो शक्ल है, तो लिहाजा सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसके यूनिट हैं वो वही हैं जो एनर्जी के होते हैं, यानी कि जाउल्स।
तो जाउल्स की शक्ल में यानी वर्क जो है वो बयान किया जाता है। आगे वर्क जो है उसकी बहुत सारी किस्में भी साइंस में हो सकती हैं, मसलन जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, केमिकल वर्क वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से वो बात कर रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क के वर्क की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, लेकिन द टाइप ऑफ वर्क वी मोस्ट एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना होना, वास्ता पड़ना जिसको आप कहते हैं। लेकिन वो कहता है कि केमिस्ट्री में हमारा वास्ता ज्यादातर जिस वर्क के साथ पड़ता है उसे हम साइंस की जुबान में प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो कहते हैं साइंस की जुबान में। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है, इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी तफसीली बात होगी, और फिर उसके साथ ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उस पर भी तफसीली बात जो है वो डिस्कस करेंगे।